हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं एसएसटी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 60 और 60 में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना होगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और इस वीडियो को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके, जिससे आप परीक्षा हाल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो आपको क्या करना होगा, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा और अपना रियल स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार क्लास के बीच में नहीं कहता हूं। तो आप सभी लोग बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर ले, ताकि मेरी सभी वीडियो की क्लास और सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो चलिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुख्य शिल्पकार, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वो भुर्ज बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो सभी का जवाब आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिया पूर्णम, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, महाबलीपुरम और चोल, ये जो है आपका मेल नहीं खा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया है। उसके बाद हमें नीचे कौन सा कथन सही है ये बताना होगा। तो चलिए भाई, पहले को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। और दूसरा क्या दिया गया है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। और तीसरा क्या दिया गया है, वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो अब कौन सा कथन सही है आपको बताना होगा यहाँ पर। तो देखिए, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये सही है आपका, यानी दूसरा। और वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, ये आपका सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा ये जो है सही है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए इसका जवाब सभी लोग बताने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। तो आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साहित्य रत्ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास की जो है रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका कथन और कारण से है। तो चलिए कथन ए को पढ़ते हैं और नीचे फिर सही विकल्प का चुनाव करते हैं।
तो यहाँ पर दिया गया है कथन ए, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। और कारण आर दिया गया है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है एक, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पूरा क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना होगा और अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना। चलिए भाई, ये क्वेश्चन को बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। तो आप सभी को बताना होगा किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था, आप सभी लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये दिया गया है, कथनों ए और बी को पढ़े एवं सही उत्तर का चुनाव करिए। तो चलिए ए को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ए दिया गया है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। और यहाँ पर बी क्या दिया गया है, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों ही सही है। तो किस ऑप्शन में ए और बी है सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी दोनों ए एवं बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था प्रार्थना समाज द्वारा, कि आर्य समाज द्वारा, कि ब्रह्म समाज द्वारा, कि युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था ब्रह्म समाज द्वारा, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी कथन और कारण से क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और नीचे फिर सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर कथन ए क्या दिया गया है, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। बिल्कुल सही बात है। और कारण आर क्या देगा, पेरियार ने देखा कि ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी का जवाब आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था, आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मराठी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। तो कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में काफ़ी प्रावधान लिए गए हैं, आपको बताना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1935 एक्ट, यानी तीसरे ऑप्शन में है 1935 एक्ट। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर
ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन रहा था जब ये पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पर गलत ऑप्शन दे दिया गया था। तो आप सभी को बताना है इसमें निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में कौन सुमेलित नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। इधर ग्रह के नाम दिए गए हैं और इधर जो है चंद्रमा की संख्या दिया गया है। तो कौन से ग्रह में कितने चंद्रमा की संख्या पाई जाती है आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मंगल ग्रह में 2 चंद्रमा की संख्या है, ये बिल्कुल सही है। बाकी बृहस्पति में आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा की संख्या जो है इसमें 16 होती है, और बाकी यूरेनस में आपका जो है चंद्रमा की संख्या लगभग 17 होती है, और नेपच्यून में जो है चंद्रमा की संख्या आपकी 8 होती है। तो यहाँ पर जो है सुमेलित कौन नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों जो है सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन को गलत जो है दिया गया था। यहाँ पर जो है होना चाहिए कौन सा सुमेलित है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही सुमेलित है, केवल मंगल में जो है चंद्रमा की संख्या 2 है। तो चलिए आप लोग इसको याद करना, आपको मैंने बता दिया है कि कौन से ग्रह में कितने चंद्रमा होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर कथन ए दिया गया है, उत्तर ध्रुववर्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। और कारण आर दिया गया है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका तुरंत जवाब दीजिए। सूर्य पूरब में क्यों उदय होता है आपको बताना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए खुलने के स्थानीय समय क्या होगा। तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न क्रमशः, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आप सभी को मिलान करना होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम मिलान करते हैं और नीचे फिर सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर आपका संगमरमर है। तो संगमरमर आपका किस में जाएगा, तो ये जो है आपका जाएगा कयांतरित शैल में, यानी ये जो है आपके चौथे में जाएगा। और उसके बाद बलुआ पत्थर दिया गया है। तो बलुआ पत्थर आपका किस में जाएगा, तो ये जो जाएगा आपका अवसादी शैल में। उसके बाद जो है कोयला दिया गया है। तो कोयला आपका किस में जाएगा, तो ये जो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन में जाएगा। उसके बाद ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट आपका जो है जाएगा आग्नेय शैल में। तो इस तरह से आपका पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन
इसमें भी आपको क्या करना होगा, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना होगा। तो यहाँ पर जो है स्थल रूप दिया गया है, इधर घटक दिए गए हैं, तो उपयुक्त युग्म में कौन से युग्म सही हैं आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है केवल बी और डी यानी स्टैक समुद्री तरंग इसका ये घटक है, ये सही है। और आपका हिमोड़ इसका हिमनद घटक ये सही है। तो बी और डी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। चलिए ए को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, और कारण आर दिया गया, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉरी, यहाँ पर जो है आपका कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है और ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो यहाँ पर जो है आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी हो रही है। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन ही सही है। इसके लिए सॉरी, सही व्याख्या यहाँ हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। 3 जो है जनसंपर्क मार्ग का माध्यम का उदाहरण है, बाकी एक इसमें से नहीं है। तो कौन सा वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर समाचार भी है, रेडियो भी है, आपका टेलीविज़न भी है, बाकी सेल्यूलर फ़ोन जो है ये आपका नहीं होगा। तो इसलिए जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा। यही जो है जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिए गए हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है, आपको बताना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो ABCDE को पढ़िए और आपको बताना है नीचे कि इन 5 में जो है कौन प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है वन जो है आपका हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, और आपका मृदा हो जाएगा। मृदा के साथ साथ आपका जो है जल हो जाएगा। तो इस तरह से BDE किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। आप सभी को बताना होगा मृदा के विरचन यानी गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मूल चट्टान आपका भूमिका निभाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपका हो जाएगा जलवायु संबंधी कारक, यानी AC। तो AC ऑप्शन नंबर 4 में है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो देखिए कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खेतिहर मजदूर यहाँ पर होगा नहीं, और भूमि खेतिहर संबंधी मजदूर ग्रामीण सहकारिता ये होगा नहीं, ग्रामीण सहकारिता और साहूकार ये आपका होगा नहीं। तो ये सभी जो है कर्ज का जाल जो है छोटे किसान और साहूकार के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है, जो साहूकार से जो है कर्ज लेते हैं छोटे किसान। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए दिया गया है लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। और कारण आर दिया गया है संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। तो ये भी आपका सही है, यहाँ पर सही व्याख्या भी हो रही है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सरकार काम करती है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा भारत में सरकार काम करती है वार्ड स्तर पर, कि राज्य स्तर पर, कि राष्ट्रीय स्तर पर, कि क्षेत्रीय स्तर पर। नीचे कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना होगा यहाँ पर। तो देखिए भारत में सरकार काम करती है आपकी राज्य स्तर पर और आपका राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस तरह से आपका जो है बी और सी आपका सही हो जाएगा। तो बी और सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सरपंच की तरह काम करता है। तो आपको बताना होगा कौन सरपंच की तरह काम करता है, कौन सरपंच की तरह काम करता है, आप सभी को बताना होगा। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कौन सरपंच की तरह काम करता है, यानी सरपंच जो ग्राम का जो है प्रधान होता है। तो यहाँ पर ग्राम सभा का सचिव ये तो भाई काम करेगा नहीं आपका सरपंच की तरह। खंड विकास अधिकारी ये भी आपका नहीं करेगा। अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्य सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, यही जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है लेबर चौक किसे कहते हैं। तो आप सभी को बताना होगा लेबर चौक किसे कहते हैं। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, आपके शहरों में लेबर चौक होगा। तो लेबर चौक ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो ए दिया गया है बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, और बी दिया गया है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो यहाँ पर देखिए केवल ए सही है, यानी बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, केवल ए यहाँ पर सही है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण से है। तो चलिए
इस अभिकथन और कारण को पढ़ते हैं, नीचे फिर सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ए में कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल सही बात है। और कारण आर दिया गया है क्योंकि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या हो रही। इस तरह से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जेंडर असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जेंडर असमानता का समाधान आपका परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर करने की ज़रूरत है। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। तो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है जीवन का अधिकार आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है। तो किस समस्या को ये दर्शाता है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वनवासी, वन अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक, जानवर अधिकार करता। तो नीचे दिए यूट्यूब में सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वनवासी यानी 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम जो है एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को जो है सुनिश्चित करता है। यहाँ पर आपका वनवासी और अनुसूचित जनजाति यानी ए बी सही है। तो ए बी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्रायः संबंधित होता है। अभाववंचन, भेदभाव, समानता, गर्व। तो यहाँ पर देखिए अभाव आपका सही हो जाएगा और भेदभाव, तो ए बी यहाँ पर सही है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना होगा सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक विषय के रूप में कौन एक जो है सम्मिलित नहीं है, आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान जो है सम्मिलित नहीं है सामाजिक विज्ञान विषय के स्तर के लिए, यानी यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है, तो मनोविज्ञान आपका जो है ये सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विकास में मदद करते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन जो है किसके विकास में मदद करते हैं, आपको बताना है। तो देखिए ऐतिहासिक अध्ययन जो है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर
के विकास में मदद करते हैं। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से सम्मिलित करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, और दूसरा दिए गए मानचित्र का अध्ययन करने, और तीसरा दिए गए मानचित्र पर सूचना ढूंढने, और चौथा दिया गया विश्वकोश का उपयोग करने। तो आपको बताना होगा कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में सम्मिलित करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। किस माध्यम से सहायता वो कर सकता है आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड रखने, ये आपका सही हो जाएगा, यानी 1 आपका सही हो जाएगा, 1 आपका सही हो जाएगा। और आपका जो है सही हो जाएगा मानचित्र पर का अध्ययन करने, ये आपका सही हो जाएगा दूसरा। और आपका सही हो जाएगा मानचित्र पर सूचना ढूंढने, यानी आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए, सुव्यवस्थित कीजिए समस्या समाधान का। तो बताइए भाई, समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले आपका जो है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, ये होगा। उसके बाद जो है कार्य योजना बनाना और लागू करना, आपको जो है इसमें क्या करना है, 1 मिनट, यहाँ पर जो है दिया गया है कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना होगा। उसके बाद फिर आपको जो है कार्य योजना बनाना और लागू करना होगा, और विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना होगा, यानी पहले जो है आपका तीसरा होगा। उसके बाद आपका फिर जो है विचारों, यानी चौथा होगा, विचारों और विकल्पों का उत्पन्न करना होगा। उसके बाद जो है कार्य योजना बनाना और लागू करना दूसरा हो जाएगा। उसके बाद जो है मूल्यांकन और परीक्षण पुनरीक्षण, यानी पहला हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको जो है सुव्यवस्थित इसको करना था, समस्या समाधान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दिया गया है कि सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो नीचे जो है अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए परिवार में रहना, ये जो है पहले आएगा। उसके बाद फिर आपका पड़ोस में परिवार, ये आपका आ जाएगा, यानी पहले, दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका बहुत पहले के समुदाय, ये जो है आपका आ जाएगा, यानी चौथा आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा भारत के वन क्षेत्र, ये फिर आएगा आपका। तो इस तरह से आपका पहला पहले आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर उसके बाद चौथा आएगा, फिर आपका दूसरा आएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही अनुक्रम में है, इसलिए यही विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित मानचित्रों में कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक मानचित्र, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मानचित्रों में कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए, तो आपका जो है भौतिक मानचित्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी के मानचित्र चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। तो यहाँ पर ए दिया गया है, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। बिल्कुल सही बात है भाई। और बी क्या दिया गया है, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। ये भी सही है आपका। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना, ये तो कोई बात नहीं रही। तो इस तरह से जो है आपका ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए इसको पढ़ते हैं और नीचे सही विकल्प का चयन करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय यानी हास्यकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल हैं। तो यहाँ पर ए क्या दिया गया है, यहाँ पर ए दिया गया है कि विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बी क्या दिया गया है, दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है, ये आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय आविष्कृत किया जाता है। तो यहाँ पर ए बी और डी, ए बी सी डी, ए सी डी आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ए सी डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए सी डी यही जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ, और आगे क्या दिया गया है, और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन ली। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं। ये दिया गया है, कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और बी दिया गया, हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, ये गलत है। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ए और सी यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहित मिलता है, उपयुक्त विकल्प का चुनें। तो चलिए ABCD को पढ़ें और नीचे बताएं कि कौन से जो है प्रश्न जो है आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहित मिलता है। इन चारों में आपको बताना होगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए आपका हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ये आपका जो है आलोचनात्मक चिंतन को जो है प्रोत्साहन देगा। और आपका जो है बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं, ये आपका। बाकी झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन सी, इससे कोई मतलब नहीं है। आज के गांव महाजनपद समय में गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। यहाँ पर जो है एक लिमिट दे दिया गया है 3 अंतरों को। ये तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपका ए और बी यही एक ऐसे प्रश्न जिससे क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सॉरी, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर आपका जो है बी और डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आज के गांव और महाजनपदों के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताएं। तो यहाँ पर जो है आपका आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरह से आपका बी और डी हो जाएगा। सॉरी, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी और डी।
चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, ब्रांडिंग का अर्थ किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न देखें। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है भाई। और कारण आर दिया गया, ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की ज़रूरत से उभरा एक शब्द है जहाँ मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कथन ए और आर को पढ़ना है, फिर नीचे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो सामाजिक विज्ञान सामग्रियों को विकास का विकेंद्रीकरण करने की ज़रूरत है जहाँ शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें, ये सही है। और कारण आर दिया गया है, विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों के जिन सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर दिया गया है कथन ए और कारण आर। तो चलिए पढ़ते हैं। तो परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करता है, बिल्कुल सही बात है। और किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही है, तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, आपको बताना है। तो विद्वानों की पत्रिकाएं, ये जो है आपकी द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, यानी केवल एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि आरटीई एक्ट यानी 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो यहाँ पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ए और बी दोनों ये सही हो जाएंगे। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा या विद्यालय के आकलन चक्र डैश से आरंभ होता है और डैश पर समाप्त होता है। तो किसी विद्यालय का आकलन चक्र किससे आरंभ होता है, किस पर समाप्त होता है, आपको यहाँ पर बताना होगा। नीचे ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र नियोजन आकलन से आरंभ होता है और योगात्मक आकलन पर जो है समाप्त होता है, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ये जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो विद्यालयों के कार्यों के स्वोद्देश्य संग्रहण को डैश माना जा सकता है। सभी का जवाब आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकन करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रदाय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है। ये दिया गया है, वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं,
बिल्कुल सही बात है। और दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, ये भी सही है। और सी दिए गए जनसंख्या पिरामिड की सहायता से रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सी नहीं सही होगा, बाकी ए और बी आपका सही है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं, तो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो है, अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके प्रभाव होंगे, ये आपका सही हो जाएगा। और आपका भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, ये आपका सही हो जाएगा। यानी एडी किस ऑप्शन में है, तो एडी आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने एसएसटी के पूरे 60 क्वेश्चन। तो इन 60 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग अपना रियल स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।